शहर का कोई आदमी है जो अर्बन तरीके से जीता है तो उसको हमें एक अर्बन तरीके का घर देना पड़ेगा। पर वही कोई ग्रामीण परिवेश से अगर कोई परिवार जोधपुर आया है तो आपको ऐसा फ्यूजन देना पड़ेगा कि जिसमें वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस ना करे कि किसी चीज की ऐतिहासिक धरोहर कहाँ से बनती है, उसकी बिल्डिंग से बनती है। सही कहा आपने। आज जैसलमेर है तो अपने पीले पत्थर के लिए जाना जाता है। अगर आप वहां जोधपुर स्टोन का मकान बनाएंगे तो वो लगेगा कि आउट ऑफ प्लेस है। क्लाइंट एंड आर्किटेक्ट का जो एक रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बस अपने आप को एक दर्जी समझो कि भाई कपड़ा मेरे पास है, इसकी जो फिटिंग है वो मेरे क्लाइंट की बॉडी के हिसाब से है। ये जो स्ट्रीम है आर्किटेक्चर, इसके प्रति आपका लगाव कहाँ से शुरू हुआ? देखिए 1990 में अगर आपको ध्यान हो तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय सैम पित्रोदा साहब ने एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इंडिया में लाया था। मैं उससे बड़ा प्रभावित था। कि अगर मैं आज वर्तमान की बात करूं तो आपकी एक्सपर्टीज किस प्रकार के प्रोजेक्ट में ज्यादा रहती है? तो मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है इंटीरियर डिजाइनर के थ्रू या आर्किटेक्ट के थ्रू बनाकर आगे बढ़ना आज भी लोगों को बड़ा एक्सपेंसिव लगता है। तो क्या ये मिथ है या वास्तविकता? नहीं, देखिए ये मिथ है। दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए, वहाँ की खूबसूरत इमारत को देखकर आपके जहन में भी ये बात ज़रूर आता है कि किसने इस खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस इमारत को बनाया होगा। कौन है वो कलाकार जो इतनी सुंदर इमारतें बना रहे हैं? ऐसे ही कुछ कलाकार जिन्होंने राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई पहचान दी है, उनके साथ हम कर रहे हैं द आर्क टॉक शो प्रेजेंटेड बाय एलार्ते ऑफ संदीप टाइल। आज एक और नए अध्याय के साथ मैं जुड़ रहा हूं हमारे शहर जोधपुर के जाने पहचाने आर्किटेक्ट, और मैं ये कहूं कि राजस्थान या नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े नाम राजेश बोहरा जी से आज हमारे खास मेहमान हैं। राजेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा भैया कि ये जो स्ट्रीम है आर्किटेक्चर, इसके प्रति आपका लगाव कहाँ से शुरू हुआ? कोई इंस्पिरेशन थी या कैसे आपने अपने सफ़र की शुरुआत की? देखिए, इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि बचपन से ही मैं इस फील्ड के प्रति बहुत आकर्षित था। मेरे फादर श्री सुमेरमल जी बोहरा जोधपुर के जाने माने सिविल इंजीनियर्स में से एक थे, तो उनके सानिध्य में मेरा ये शौक़, मेरा ये आकर्षण उम्र के साथ बढ़ता ही गया और हमेशा मेरे मन में एक ही बात आती थी कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा आर्किटेक्ट, एक अच्छा वास्तुकार बनूं। आपके जर्नी की अगर मैं बात करूं तो आपका बेसिक एजुकेशन कहाँ से रहा? फिर आर्किटेक्चर की पढ़ाई आपने कहाँ से की? पहली जॉब कहाँ थी आपकी? मेरा बचपन बीकानेर में गुजरा है। फादर चूँकि गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो बीकानेर होते थे, तो मेरा बचपन बीकानेर में गुजरा। उसके बाद मैंने जोधपुर से स्कूलिंग की, पहले सेंट्रल एकेडमी, उसके बाद महेश स्कूल से। उसके बाद मैंने जोधपुर से ही ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं बॉम्बे चला गया। वहाँ 2 साल मैंने एज एन प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, कैलाश सावंत एंड एसोसिएट्स बड़ा नामी नाम हुआ करता था उस वक्त मुंबई का, वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हुई। 1992 में मैं वापस जोधपुर आया। 1992 से लेकर आज तक बेहतरीन कार्य आपकी संस्था कर रही है। थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताएं, क्या है आपकी कंपनी का नाम और किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप जनरली करते हैं? 1992 में जब मैं वापस आया जोधपुर जी, तो मैंने यहाँ पर जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था, जिस तरह से ड्राइंग्स बनाई जाती थी, उसको स्टडी किया। तो मैंने पाया कि देखिए 1990 में अगर आपको ध्यान हो तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय सैम पित्रोदा साहब ने एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इंडिया में लाया था। मैं उससे बड़ा प्रभावित था। तो जो मैंने बॉम्बे में 2 साल निकाले थे, वहाँ पर मैंने ऑटोकैड जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसको सीखने की कोशिश की और 2 साल में मैं उसका काफ़ी एक्सपर्ट हो गया था। अरे वाह। फिर जब मैं 92 में आया तो मैंने यहाँ पाया कि अभी भी सारे ही नक्शे हाथ से बन रहे हैं,
टेक्नोलॉजी का कोई समावेश नहीं है। तो मैंने राज एंड एसोसिएट्स की 1993 में स्थापना की जी। और मैंने एक ही मिशन के साथ में आगे बढ़ा कि मैं जो कुछ करूँगा टेक्नोलॉजी के साथ करूँगा। मैंने मेरे ऑफिस में ड्राफ्टिंग टेबल तक नहीं लगाई, जो एक आर्किटेक्ट की जान होती है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं मेरा सारा काम ऑटोकैड से द्वारा ही करूँगा। फिर उस वक्त रेक्स जी, आप मानेंगे नहीं, मारुति कार 60,000 में आती थी और प्लॉटर जो होता है जिसे हम ड्राइंग्स प्लॉट करते हैं वो 80,000 का आता था जी। तो मैंने उस प्लॉटर को उस वक्त बैंक से लोन लेके खरीदा और अपने ऑफिस में लगाया। क्या बात है। और वहाँ से मेरे इस सफ़र की मैंने शुरुआत की। 93 से आज 2025, 32 साल का ये मेरा सफ़र है। अद्भुत। पहले मेरा अभय चैम्बर में ऑफिस हुआ करता था, फिर धीरे धीरे मेरा ऑफिस बढ़ता गया और अब मैं जलजोग सर्कल सिंधी कॉलोनी में मेरा ऑफिस है। हम 2 जनों से हमारी शुरुआत हुई थी, अब हम ऑफिस में सब मिला के करीब 32 का स्टाफ है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। मतलब ये कह सकते हैं कि आप शुरू से ही बड़े जुनूनी थे अपने इस स्ट्रीम को लेकर और रिस्क लेने से कभी आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर भी इंजीनियर थे तो उनकी प्रेरणा आपको थी ही। तो जब आपने अपना एक बिजनेस शुरू किया तो निश्चित रूप से उन्होंने भी कुछ आपको आइडियाज़ दिए होंगे, कुछ गाइडेंस दिया होगा कि आपको जीवन में इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ना है। उनमें से कुछ आप हमारे नए आर्किटेक्ट या वीडियो देखने वाले लोगों से शेयर करना चाहें, वो अमूल्य सजेशंस। देखिए, मेरे फादर से मैंने एक ही चीज़ सीखी, जिंदगी में कोई भी काम करो, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करो, सबसे पहले तो उस बिल्डिंग से लगाव रखो। क्या बात। कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उससे एक अपना एक तरह का याराना बनाओ कि ये मेरी वस्तु है और इसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। बात एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा मेरे फादर को लेके। जी। जो हमारा पावटा चौराहे से जो ब्रिज उमेद पैलेस की तरफ उतरता है, जो पुराना बस स्टैंड था, अब नया बस स्टैंड बन गया, वो जो ब्रिज है वो मेरे फादर के सुपरविजन के अंडर में बना था। ओके। बात होगी 1976 की। ओके। जब मैं 8-9 साल का था तो इसके मुहूर्त का दिन आ गया था इस ब्रिज के। तो मेरे फादर ने घर में बोला कि अब मैं 1 महीना घर नहीं आऊँगा। अच्छा। तो मदर ने कहा भाई क्या बात है? कि भाई उसमें काम बहुत बाकी है, घर आऊँगा जाऊँगा समय खराब होता है, तो मैं वहीं रहूँगा। अरे वाह। यानी नेहरू पार्क जहाँ हमारा निवास है वहाँ से लेके पावटा तक का क्या डिस्टेंस है? 3 से 4 किलोमीटर। फादर 1 महीना तक घर नहीं आए। मेरी ड्यूटी लगी कि भाई आप टिफिन लेके ड्राइवर के साथ फादर के पास जाओगे जी और उनको खाना खिला के वापस आओगे तो उनका मन लगा रहेगा। क्या बात। तब मैंने एक बात सीखी कि जो भी काम करना है पूरे लगन और उस लगाव के साथ करना है, डेडिकेशन। और वही मेरी प्रेरणा है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जोधपुर वासियों का बहुत प्रेम मिला। प्रेम से भी ज़्यादा मुझे उनका विश्वास मिला। तो मेरी एक ड्यूटी बनी कि उस विश्वास पे मैं हमेशा खरा उतरूँ। बिल्कुल। और इस विश्वास को आज ही नहीं, आने वाले समय में और उसको आपका जोधपुर वासियों का आपको आशीर्वाद मिले, स्नेह मिले, ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। मैं जैसे कि आपने जिक्र किया कि अंकल ने वो पुल निर्माण किया, आज भी आपको वो बात याद है, तो क्या आपको अपना पहला प्रोजेक्ट याद है? कैसे मिला, क्या उसकी खास बातें थी? देखिए, मैंने शुरुआत की थी 1992 में। पहले मैं जालोर से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो मुझे कुछ जालोर में प्रोजेक्ट्स मिले थे, वहाँ मैंने काम किया था। पर सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रोजेक्ट्स याद आते हैं वो जोधपुर के 2 प्रोजेक्ट हैं। एक मैंने इमरतिया बेरा में किया था और एक मैंने लाल सागर में किया था। रेक्स जी स्कूटर हुआ करता था उस समय। तो सुबह 10 बजे ऑफिस खोलना होता था, 8 बजे निकल जाता स्कूटर पे, दोनों साइड को देख के ही ऑफिस में घुसता था। जी क्या बात है। तो वो एक ज़माना था जी कि जब, और क्लाइंट के चेहरे पे जो खुशी होती थी जब मैं उस साइट पे पहुंचता था 9 बजे, बस वही मैं कहूँगा कि मेरी सबसे सुनहरी यादें।
क्या बनाया था पहला, आपने क्या निर्माण ये किया? 2 सिंपल मकान थे, अच्छा। एक इमरतिया बेरा में और एक लाल सागर। और देखिए मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि वो जो लाल सागर वाला मकान है, जिस पीढ़ी के लिए बनाया था, उस पीढ़ी की नई पीढ़ी आ गई, उसी ज़मीन पे वापस नई पीढ़ी के लिए मैं एक नए मकान का निर्माण। अरे वाह, क्या बात है, कमाल है। पर ये सच में आपने सही कहा, ये विश्वास है, लोगों को भरोसा है कि राजेश भैया की जो टीम है, उनका जो काम का तरीका है, मुझे ऐसा लगता है कि जान पहचान से काम एक बार मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है, पर अगर आपका काम इतना सुंदर है तो कोई आपको चेंज करने के बारे में या दूसरा ऑप्शन तलाश करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। जैसे कि आपने बताया कि इस 2 मकान से आपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की, अगर मैं आज वर्तमान की बात करूं तो आपकी एक्सपर्टीज किस प्रकार के प्रोजेक्ट में ज़्यादा रहती है? ये वैसे तो हम जोधपुर में सभी तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं, पर सबसे पहला जो मेरा मेन फोकस होता है, मैं प्रोजेक्ट की प्लानिंग पे बहुत ध्यान देता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर प्लान अच्छा हो तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी ही बनेगी। तो मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है छोटी ज़मीनें। मुझे जब छोटे प्लॉट्स मिलते हैं, कुछ इस तरह की ज़मीनें मिलती है जिसमें 6 कोने या 7 कोने हैं, तो मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगते हैं और बड़ा मज़ा आता है। मुझे लगता है कि अगर मैं इस ज़मीन को अच्छा बना पाऊँ तो ये सबसे बड़ा इस ज़मीन के साथ न्याय होगा। तो फर्स्ट एक्सपर्टाइज मैं कहूँगा कि मैं छोटे प्रोजेक्ट्स में स्पेस यूटिलाइजेशन में मैं मेरी टीम एक बहुत अच्छी महारत रखती है। अभी मैं एक मकान बना रहा हूँ, उस प्लॉट की साइज 16 बाई 18 है। ओह, 16 फुट बाई 18 फुट। अच्छा। वो जो हमारे क्लाइंट थे, वो 5-6 आर्किटेक्ट्स के पास गए, सबने उनको मना कर दिया। फिर वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा मुझे मालूम है आप ये काम नहीं करोगे, फिर भी मैं आया हूँ। पर मैंने कहा नहीं, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। 16 बाई 18 में मुझे एक मकान बनाना ही है जी। और मैंने वो मकान लिया चैलेंज के रूप। सेकंड एक्सपर्टाइज, अगेन मैं कहूँगा कि जोधपुर के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्हें 2 तरह के सुंदर पत्थर मिले हैं। एक जो हमारा छित्तर का पत्थर और एक जो हमारा लाल पत्थर जी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स में पत्थर का समावेश करूं। देखिए, लोकल मटेरियल का यूज़ मैं हमेशा प्रमोट करता हूं। मेरी हमेशा इच्छा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल मटेरियल को यूज़ करें और हम जो बिल्डिंग्स बनाएं वो इस वातावरण में आउट ऑफ प्लेस नज़र ना आए। हम लोग बहुत इंडिया, जोधपुर वाले भी बाहर घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, तो हमने देखा होगा कि किसी चीज़ की ऐतिहासिक धरोहर कहाँ से बनती है, उसकी बिल्डिंग से बनती है। सही कहा आपने। आज जैसलमेर है तो अपने पीले पत्थर के लिए जाना जाता है। अगर आप वहाँ जोधपुर स्टोन का मकान बनाएंगे तो वो लगेगा कि आउट ऑफ प्लेस है। ठीक वैसे ही अगर आप जोधपुर के अंदर कोई दूसरी चीज़ें लाके, बाहर के मटेरियल, कोई काला पत्थर, कोई दूसरी तरह की चीज़ें लाके लगाएंगे तो लगेगा आउट ऑफ प्लेस। अगर हम जोधपुर स्टोन को, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा आप जोधपुर स्टोन को खूब कार्विंग करें या उसमें बहुत गढ़ाई करें और उस तरह का ही मकान बनाएं। जोधपुर स्टोन को एज अ मॉडर्न एलिमेंट यूज़ करें और मकान बनाएं। तो मेरा मानना है कि ये मेरी एक एक्सपर्टाइज है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स में जोधपुर स्टोन का सही समावेश करता हूँ और क्लाइंट के बजट के हिसाब से करता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि बजट ज़्यादा है तो हम थोड़ा गढ़ाई में, थोड़ी कार्विंग में ध्यान देते हैं। जहाँ लगता है कि नहीं है तो हम उसको एज अ बेसिक स्टोन यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बताया, आज भी हम एलआरते के इस विशाल शोरूम में बैठे हैं, आपने विजिट तो किया ही है पूरा शोरूम। अब ये जो टेक्नोलॉजी में या प्रोडक्ट में जो बदलाव आया है, इसको आप कैसे देखते हैं एज अ आर्किटेक्ट? मैं हमेशा टेक्नोलॉजी के लिए पॉजिटिव ही रहता हूँ। देखिए, हम लोग 1990 से आज 2025 35 साल में हम देख सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष की क्या प्रगति हुई है, काबिल तारीफ है। उसी तरह हम जो आजकल प्रोडक्ट्स बनाने लगे हैं, मेरा मानना है कि हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की रेंज रखते हैं और जो भी हमारे नए मटेरियल आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं। बस अब ये एक आर्किटेक्ट पे और उतना ही एक क्लाइंट पर है
या उन दोनों की जोड़ी पर है कि वो किस तरह से उसका सही उपयोग करते हैं। जी। चीज़ को बस उतना ही लगाया जाए कि जितनी ज़रूरत है, और वहीं लगाया जाए जहाँ वो खूबसूरत लगे। जैसा कि भैया आपने बताया कि टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी बदलाव आए हैं, तो आज हम एलआरते बाय संदीप के इस सबसे बड़े नॉर्थ इंडिया के एक शोरूम में यहाँ पर बैठे हैं। आपने तो पूरा विजिट किया है, तो ये जो नया बदलाव आया है, ये नए टाइल्स के डिज़ाइन आए हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं संदीप टाइल के दीपक को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी हिम्मत करके जोधपुर में इतना अच्छा एक शोरूम बनाया, इतना अच्छा डिस्प्ले बनाया, और जो भी आज के मॉडर्न प्रोडक्ट्स हैं वो एक आम जो मकान बनाने वाला है वो देख सके, फील कर सके। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी का जो परिवर्तन आया है, मेरा मानना है बहुत पॉजिटिव है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि एज अ कंट्री हमारी प्रोग्रेस क्या है, और मेरा ये मानना है कि आर्किटेक्ट की एक ड्यूटी है कि जितने भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनको पहले इन डेप्थ स्टडी करें, डिसाइड करें कि ये किस लोकेशन पे अच्छे लगेंगे, क्या क्वालिटी लगानी है और क्या क्वांटिटी लगानी है। देखिए, कई बार क्या होता है, लोग क्वालिटी तो देख लेते हैं पर क्वांटिटी के बारे में भूल जाते हैं। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, तो जब भी वो इंटीरियर्स में या एक्सटीरियर में यूज़ करें तो वो उतना ही यूज़ करें कि जहाँ पर उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है। नए प्रोडक्ट्स क्वालिटी में भी बहुत अच्छे हैं, और हमारी जो टाइल इंडस्ट्री है या हमारी और भी 2-3 जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली अपॉल्स्ट्री है, फैब्रिक है, इन सब में मैं कह सकता हूँ कि अब हम विश्व के अग्रणी देशों में से एक हैं। तो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं बहुत अच्छे हैं, और मैं अपने सभी साथियों से और हमारे क्लाइंट से भी यही कहूँगा कि इसका अपने प्रोजेक्ट्स में ज़रूर समावेश करें। क्लाइंट का आपने जिक्र किया भैया, तो क्लाइंट और आर्किटेक्चर के जुड़े हुए जितने भी विशेषज्ञ हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनके अंदर भी कई द्वंद्व चलते हैं। क्लाइंट का एक कुछ फेवरेट कलर है, कुछ स्टाइल है दिमाग में, फिर आप उस पर्टिकुलर ज़मीन और जगह के हिसाब से कलर सजेस्ट करते हैं। तो ये जो क्लाइंट एंड आर्किटेक्ट का जो एक रिलेशनशिप है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, यहाँ मैं हमेशा है ना 2 बात बोलता हूँ इस क्वेश्चन पे, मेरी फिक्स है, वो कह सकते हैं। जी। देखिए, सबसे पहले तो आर्किटेक्ट सब देखे, सब करे, पर जब प्रोजेक्ट बनाने बैठे, अपने ड्राइंग वर्क करने बैठे जी, तो बस अपने आप को एक दर्जी समझे। राइट। कि भाई, कपड़ा मेरे पास है, इसकी जो फिटिंग है वो मेरे क्लाइंट की बॉडी के हिसाब से होनी है। क्या बात है। तो क्लाइंट को क्या चाहिए इसको बहुत ज़्यादा समझे, तो उससे सबसे बड़ा फायदा आर्किटेक्ट को ही होगा। अगर वो क्लाइंट को समझ के ड्राइंग्स बनाएंगे, 3D बनाएंगे, तो आपका एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार में आपकी ड्राइंग अप्रूव हो जाएगी। तो हमेशा ये माने कि whatever we have to do according to the needs of the client, according to what he requires, according to what lifestyle in which he lives. देखिए, शहर का कोई आदमी है जो अर्बन तरीके से जीता है, तो उसको हमें एक अर्बन तरीके का घर देना पड़ेगा। पर वही कोई ग्रामीण परिवेश से अगर कोई परिवार जोधपुर आया है, तो आपको ऐसा फ्यूज़न देना पड़ेगा कि जिसमें वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस ना करे। तो मैंने कहा, पहले भी मैंने कहा, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जोधपुर के जो भी क्लाइंट्स हैं उनका बहुत विश्वास रहा, और मेरा मानना है वो विश्वास की मेन नींव यही पड़ी कि हमेशा मैंने कोशिश की कि मैं क्लाइंट्स की नीड्स के हिसाब से ही प्रोजेक्ट को तैयार करूं। क्लाइंट की नीड, प्रोजेक्ट, और ये जो पूरी आपकी जीवन की एक संरचना है, एक भाग दौड़ है, ऐसे में परिवार को कई बार शिकायत रहती है। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले अंकल का जिक्र किया था कि वो 1 महीने के लिए अपने प्रोजेक्ट पे रहे, तो क्या आपके इस स्ट्रीम से, इस प्रोफेशन से परिवार को भी कभी शिकायत रहती है? देखिए, छोटी मोटी शिकायत चलती रहती है जी, पर कोशिश मेरी यही रही है कि लाइफ में एक अच्छा बैलेंस रहे, एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसी कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं मिली।
आपकी फैमिली में भी कोई आर्किटेक्ट हैं आपके अलावा और? नहीं, मेरी फैमिली में मैं अकेला आर्किटेक्ट हूँ और जो मेरे बच्चे हैं वो डिज़ाइन रिलेटेड फील्ड में हैं बट आर्किटेक्चर में नहीं है। दे आर बेसिकली प्रोडक्ट डिज़ाइनर और वो अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी है। जनरली ये होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने ये फिक्स नहीं होता है। पर जैसे आर्किटेक्चर बनने की मैं अगर बात करूं, आर्किटेक्ट बनने की अगर मैं बात करूं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को जो हमारे को लाइव देख रहे हैं? देखिए, आप कोई भी फील्ड चुनें, हमेशा ये देखें कि आपको क्या अच्छा लगता है, ये बहुत ज़रूरी है। आर्किटेक्चर इज़ ऑलवेज बाय पैशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर आर्किटेक्ट हैं तो आपको आर्किटेक्ट बनना है, जी। या आपके फादर आर्किटेक्ट नहीं है तो आपको आर्किटेक्ट नहीं बनना है। अगर आपको पैशन है, आपको लगता है कि मुझे बिल्डिंग से, मुझे लैंडस्केप से, मुझे हमारी हेरिटेज से अगर कोई भी तरह का लगाव है तो आप डेफिनेटली आर्किटेक्ट बने। और फर्स्ट डे से ही ये ध्यान रखें कि ये फील्ड बहुत डिसिप्लिन और हार्डवर्क मांगेगा। चाहे आप इस फील्ड की पहली पायदान पर हों, चाहे आप इसके उच्च शिखर पर हों, ये फील्ड ऐसा है जिसमें आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी और हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ऊर्जा आपको बनाए रखनी पड़ेगी। जैसे राजेश भाई, हम देखते हैं कि कोई भी आर्ट है, कोई भी कला है, उसे इन्हेंस करने के लिए हमें हमारे जीवन की दूसरी हॉबीज़ को परस्यू करना पड़ता है ताकि वो इन्हेंस हो। तो आपकी अगर मैं ये डिज़ाइनिंग वर्ल्ड, आर्किटेक्चर वर्ल्ड को हटाकर कोई हॉबी पूछूं, आपके शौक पूछूं, तो वो कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला तो मेरा शौक स्पोर्ट्स का है। अरे वाह! मुझे स्पोर्ट्स से बहुत लगाव है और ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ क्रिकेट से ही लगाव है या सिर्फ बैडमिंटन से ही लगाव है। मुझे एज सच हमेशा ये लगता है कि स्पोर्ट्स हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ वंस लाइफ और मेरे जीवन का वो बहुत अभिन्न हिस्सा है। कौन सा खेल खेलते हैं आप? देखिए, खेल पहले मैं बहुत स्विमिंग किया करता था। अब जो जो उम्र बढ़ी तो अब मैंने रनिंग और वॉकिंग को मेरा शौक बना रखा है। क्रिकेट, बैडमिंटन और इंडियन हॉकी और इंडियन एथलेटिक्स, इन चारों को मैं बहुत कीनली फॉलो करता हूँ। ओके। मैं रेगुलरली वॉच भी करता हूँ और रेगुलरली इसके ऊपर आर्टिकल्स भी काफ़ी पढ़ता रहता हूँ। दैट्स ग्रेट। और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं अपनी यंग जनरेशन्स को एक बात बोलता हूँ कि अपनी बॉडी को फिट रखें, और क्योंकि फिटनेस से ही आप वर्क कर पाएंगे। Who is your favorite sports person? स्पोर्ट्स पर्सन उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तो सबसे पहले मेरा क्रिकेट से 1983 वर्ल्ड कप से शुरुआत हुई थी। अरे वाह! जब वेस्ट इंडीज़ को हमने हराया था जी तो हमने 183 बनाए थे और उनको 140 पे ऑल आउट किया था। जी। तो उस वक्त कपिल देव साहब हमारी वो प्रूडेंशियल कप लेके आए थे इंडिया। राइट। तो ही वॉज माई स्टार्टिंग फर्स्ट फेवरेट ओके। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। आज भी उनकी आप फिजिक देखिए, उनकी आप सुनिए कभी भी, आज भी वो जिस जोश से बोलते हैं वो देखने लायक है। उसके बाद जिसने भारत का नाम रोशन किया, सारे खिलाड़ी, नीरज चोपड़ा, साइना मिर्ज़ा, बस हमारा साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, मतलब मुझे सभी से, चाहे अभी सुनील छेत्री, वो अपना रिटायरमेंट छोड़ के मालदीव्स के लिए खिलाफ हमारे लिए आया। क्या बात है। तो वो सब मुझे बहुत पसंद है और मुझे अभी भी मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ। दैट्स ग्रेट। तो ये हैं राजेश बोहरा साहब, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में हमें बताया। बहुत सारे सवाल है भैया, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपके जीवन के बारे में सुन रहा हूँ बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। एक सवाल जो मेरे जहन में भी था कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेकर अपना घर इंटीरियर डिज़ाइनर के थ्रू या आर्किटेक्ट के थ्रू बनाकर आगे बढ़ना आज भी लोगों को बड़ा एक्सपेंसिव लगता है। तो क्या ये मिथ है या वास्तविकता है? नहीं, देखिए, ये मिथ है। घर दो चीज़ से सुंदर बनता है। सबसे पहला, जो मैंने पहले भी बोला, प्लानिंग से। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आर्किटेक्ट आपके ज़मीन का यूटिलाइजेशन सही कर रहा है। जब तक आपको प्लान समझ में ना आए, आप आर्किटेक्ट को कहें कि आगे नहीं बढ़ना है।
सबसे पहले तो आप अपना प्लान समझ लें, क्या वो आपकी ज़रूरत पूरी करता है। अगर प्लान खूबसूरत होगा तो आपकी काफ़ी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। दूसरी बात, क्लाइंट के सामने अपना ऑनेस्ट बजट रखें कि ये मेरा बजट है, प्लस माइनस 10% समझ में आती है, इससे ज़्यादा मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा और ये मेरा बजट है। आप ये भी ना सोचें कि अब मेरा बजट 75 लाख है, मैं भी 50 लाख ही बताता हूँ, ऐसा ना करें। आप बता दें कि ये लास्ट फिगर है, इसमें आपको काम करना है। फिर आप और आर्किटेक्ट मिलके एक पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें अपने बजट का, कि भाई इस फंड में इतना डालना, इस फंड में इतना डालना, इस फंड में इतना डालना। वो एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, फिर मेरा मानना है कि आर्किटेक्ट के सामने भी पिक्चर क्लियर होगी या इंटीरियर डिज़ाइनर के सामने भी पिक्चर क्लियर होगी कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। अगर ड्राइंग्स प्रॉपर होगी तो आधा खर्चा इंटीरियर में आपका वैसे ही बच जाएगा। एक रेख साहब, एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपने एक पहले घर में वायरिंग करा ली जी, आपने इंटीरियर के हिसाब से कराई नहीं, फिर जब इंटीरियर का टाइम आया तो आपने तोड़फोड़ करी, आपने इस पॉइंट को इधर खिसका, इस वायर को इधर काटा, तो आपका आधा खर्चा तो वहीं बढ़ गया। सही बात। और फिर आप बता दें, अगर आपका बजट कम है, कि भाई ये 2 रूम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें इतना थोड़ा इंटीरियर ऐसा कर दें और बाकी रूम को मेरा थोड़ा नॉर्मल कर दें। प्लस कलर से, छोटी मोटी पेंटिंग से और बहुत माइन्यूट डिटेलिंग से भी हम किसी भी रूम को सुंदर कर सकते हैं। राज एसोसिएट्स के बारे में एक बात और कही जाती है भैया कि आप लोग अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि सामाजिक सरोकार को भी बड़े बाखूबी निभाते हैं। जितना अर्जित करते हैं उसका एक पाई आप समाज के विकास के लिए भी लगाते हैं। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं संस्थान के जो आपने पूरे किए हैं, तो मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने किए हैं और ये जो सामाजिक सरोकार के जो प्रोजेक्ट आप करते हैं, इनमें किस तरह का नया इनोवेशन आप देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा रैक साहब ने। सबसे पहले मैं जो भी सोशल वर्क करता हूँ उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। शुरुआत 94-95 की बात की है। भगवान सिंह जी परियार, जोधपुर के समाज के अग्रणी और मैं कहूँ कि सामाजिक कार्य के लौह पुरुष बाबूजी, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया कि ये देखो, ये 2 रूम का हम एक छोटा सा अनाथालय यहाँ जलजोग सर्कल पे चलाते हैं। अभी हमें सरकार की तरफ से एक ज़मीन अलॉट हुई है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर हम एक नए ऑर्फनेज का निर्माण करें। तो बाबूजी ने मुझे कुछ छोटा ब्रीफ दिया कि अपन 5 रूम बना लें, एक रसोई बना लें, एक भोजनशाला बना लें। मैंने कहा ठीक है बाबूजी। मैं जिस दिन उस नक्शे को लेकर बैठा, सबसे पहली बात मेरे मन में यही आई कि क्या अनाथालय सिर्फ रूम और किचन और भोजनशाला तक सीमित है? अगर ऐसा ही बनाना है तो फिर उसमें तो एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत ही नहीं। तो मैंने बाबूजी को कहा आप 10 दिन रुको, मैं कुछ आपके बच्चों से मिलूँगा, कुछ आपकी जो मदर्स हैं उनसे मिलूँगा। और वो मैंने वहाँ पर उनसे मिलजुल कर, उनको समझ कर एक नक्शा बनाया और वहीं से नवजीवन संस्थान की जो फर्स्ट बिल्डिंग है लवकुश, उसकी नींव पड़ी और निर्माण हुआ। उस बिल्डिंग को मैंने बिल्कुल ऐसे बनाया कि जैसे एक बच्चों का घर हो, जहाँ पर माँ और बच्चों बड़े आराम से रह रहे हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। धीरे धीरे फिर इसी फील्ड में मेरे ऊपर एक दूसरा जो हाथ आया वो था माता तुल्य सुशीला जी बोहरा का, जिन्होंने मुझे नेत्रहीन संस्थान से जोड़ा। उन बच्चों के साथ जुड़कर भी मैंने काफ़ी कुछ काम किया। इस फील्ड में मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें मैंने ये सीखा कि किसी भी बिल्डिंग्स को बनाने से पहले उनके जो यूज़र्स हैं उनकी लाइफ को हमेशा समझना ज़रूरी है। ट्रू। और मैं सभी मेरे फेलो आर्किटेक्ट्स, यंग आर्किटेक्ट्स, सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसी बिल्डिंगों का काम ज़रूर करें, निस्वार्थ सेवा से करें और कोशिश करें कि आपके पोर्टफोलियो में हर साल एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण ज़रूर हो। क्या बात है। राज एंड एसोसिएट्स ने 95 के बाद हमेशा यही कोशिश की कि हर साल एक ऐसी बिल्डिंग बननी ही चाहिए। और ये राज एसोसिएट का वो भाग्य है कि समाज ने हमें अपनाया इस मामले में। और आज न सिर्फ जोधपुर में, जोधपुर के आसपास के गांवों में, दूदू में, जयपुर में, हमने सब जगह
सामाजिक सरोकार रखने वाली बिल्डिंग्स का निर्माण किया है और उससे बहुत कुछ सीखा है, और एक जो हमारी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, उसको एक निभाने की एक ईमानदारी से कोशिश की है। जिस तरह से आपने बताया, मुझे लगता है कि आप भी वहाँ से बहुत कुछ सीख कर आते हैं। आप वहाँ सेवा के साथ साथ कुछ ना कुछ लर्न करके भी आते हैं अपने जीवन में। बहुत लर्न करता हूँ। मैं नेत्रहीन विकास संस्थान का सेक्रेटरी भी हूँ। जो मैंने वहाँ के बच्चों से सीखा है, सच तो ये है कि मैंने अपनी पढ़ाई में भी वहाँ इतना नहीं सीखा। उन बच्चों के साथ रहकर, उनके जज्बे को देखकर, किस तरह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। क्या बात है। मैं भी नेत्रहीन विकास संस्थान का एक सदस्य हूँ और माँ का बहुत आशीर्वाद है सुशीला जी का मुझ पर भी। बहुत अच्छा लगा राजेश भैया आपके ये विचार जान के। थैंक यू। संदीप टाइल के बारे में बात करूँ तो इनका वर्किंग कल्चर आपको कैसा लगता है? एक ऑनेस्ट फीडबैक क्या देना चाहेंगे आप संदीप टाइल्स की पूरी टीम को, एलआरटी की पूरी टीम को? देखिए, इनकी प्रोग्रेस काबिल तारीफ है। बहुत छोटे से शोरूम से उठ के इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं। तो अब जो मेरी राय ये है कि मुकाम पाना आसान होता है, पर मुकाम पे बने रहना बहुत मुश्किल है। ट्रू। तो जो मेहनत इन्होंने की थी, उस मेहनत से ज़्यादा मेहनत करनी है, उससे ज़्यादा पैशन रखना है, और अब साथ साथ प्लानिंग पे बहुत जोर करना है। क्योंकि कई बार जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें तकलीफ यही आती है कि उसको हैंडल नहीं कर पाते, और बड़ा शोरूम बन जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए एक इनिशियल प्लानिंग पे जोर दें और टीम बॉन्डिंग पे ध्यान दें। टीम की बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। पहले दीपक ने, उनके भाइयों ने अकेले सब कुछ कर लिया, पर अब टीम के साथ ही उन्हें काम करना पड़ेगा, जब भी वो आगे आ पाएंगे। ट्रू। तो बहुत सारी शुभकामनाएं संदीप टाइल्स की पूरी टीम को। राजेश भैया, हमें तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। निश्चित रूप से हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी आज का हमारे ये पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आया होगा। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर राजेश बोहरा जी से किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई सलाह लेनी हो, तो वो कैसे राजेश जी से संपर्क करें, ये राजेश भैया हमें बताएंगे। देखिए, अगर कभी भी आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप मैं मेरा मेल आईडी आपको दे रहा हूँ, उस पर आप उस टेक्निकल प्रॉब्लम को डाल सकते हैं। मैं या मेरा कोई भी टीम का मेंबर निश्चित रूप से आपको जवाब देगा। तो आप मेरा मेल आईडी नोट कर लीजिए, RAJIMAGINES1, यानी rajimagines1@gmail.com। आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, raj_and_associates, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ आप राजेश भैया की टीम से जुड़ सकते हैं। अगर आप भी अपना नया घर बना रहे हैं, तो जैसा कि भैया की जीवनी के बारे में आपने सुना, उनके काम करने के तरीके को आपने सुना, तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि एक बार आपको सलाह लेनी चाहिए। और अगर आप अपना घर डिज़ाइन कर रहे हैं तो एलआरटे बाय संदीप, नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही बड़ा शोरूम डिज़ाइन हुआ है, स्टूडियो डिज़ाइन हुआ है, जहां पर आपको टाइल्स के कमाल की रेंज मिलने वाली है। तो इस शोरूम को भी आप विजिट कीजिएगा। शायद आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आपको यहां से मिल जाए। राजेश भैया, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू रैक्स, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू। तो ये था द आर्क टॉक शो प्रेजेंटेड बाय एलआरटे संदीप ग्रुप।